आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे चर्चा करेंगे, मतलब सारिणिकों के गुणधर्म। तो सारिणिकों के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 गुणधर्म बताए गए हैं, उनको हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। सारिणिकों का जो सबसे पहला गुणधर्म है या पहला प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये कहता है कि अगर कोई सारिणिक है उसके रो और कॉलम चेंज कर दें तो उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है, वैल्यू अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है। जैसे कि कोई सारिणिक ले लेते हैं डेल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अगर हम इनके सारे कॉलम और सारे रो चेंज कर दें, रो को कॉलम कर लें और कॉलम को रो कर लें, तो इस डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब जो नया डिटरमिनेंट भी बनेगा। तो मान लीजिए कि डेल 1 डिटरमिनेंट बनता है अगर इनके सारे रो कॉलम चेंज कर लेते हैं, A1 A2 A3, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये एक दूसरा डिटरमिनेंट डेल 1 बन गया। अभी इन दोनों का हम प्रसरण करके देखें तो पता चलता है कि डेल और डेल 1 दोनों ही इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दो डिटरमिनेंट हैं और उन दोनों ही डिटरमिनेंट के सारे वैल्यू सेम है, बस फ़र्क क्या है कि इनके रो दूसरे के कॉलम के रूप में है, मतलब रो और वो कॉलम के बीच इंटरचेंजिंग हुआ हो तो इनके वैल्यू के बीच कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। हम कुछ संख्याओं पे भी लेके कर लेते हैं, जैसे डेल 1 एक डिटरमिनेंट है, समय की बचत के लिए हम 2 × 2 ऑर्डर का कर रहे हैं, मतलब 2 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का कर रहे हैं, 2 3 -1 4। ये अगर एक डिटरमिनेंट है और आफ्टर चेंजिंग इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, रो टू कॉलम, देन अगर सेकंड डिटरमिनेंट डेल 1 बनता है तो यहाँ ये होगा 2 3 -1 4 डेल के, तो डेल के हो जाएंगे 4 2 8 -3 1 3। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 और 3 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी वैसे 2 4 8 और -3 1 3 -3 होगा, इज इक्वल टू यहाँ भी 11 होगा। तो हम ये देख रहे हैं चूँकि दोनों की सिंस द वैल्यू ऑफ बोथ डिटरमिनेंट आर इक्वल, देन वी से दैट डेल इज इक्वल टू डेल 1। आप देख रहे हैं दोनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहला प्रॉपर्टीज प्रूव हुआ। यहाँ एक न्यूमेरिकल हमने लेकर के या इलस्ट्रेटिव एग्जांपल लेकर के हमने किया, जिसमें इंट्रीज हमने नंबर्स के रूप में लिया और वहाँ हमने देखा कि दोनों के वैल्यू सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट या ये प्रॉपर्टी जो हमने कहा वो प्रूव भी हो गया उधर। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला प्रॉपर्टी समझ गए कि अगर रो और कॉलम के बीच इंटरचेंजिंग कर देते हैं, सारे रो को कॉलम बना लेते हैं और सारे कॉलम को रो बना लेते हैं, ऐसा करते हैं तो इससे मिलने वाला जो सेकंड डिटरमिनेंट होगा, सेकंड डिटरमिनेंट का भी वैल्यू उतना ही होगा जितना कि फर्स्ट डिटरमिनेंट का होगा, जिससे कि ये बनाया गया है। तो दोनों के वैल्यू सेम होंगे, यही पहला प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने सीख लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट्स। चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड या सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, इसके एंट्रीज हैं ये डिटरमिनेंट के, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इनके रो किसी दो रो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करें तो दोनों जो नया डिटरमिनेंट बनेगा, मान लो डेल 1 जो बनेगा, वो उसका वैल्यू, इस नए वाले का वैल्यू इस वाले वैल्यू के नेगेटिव के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू -5 आ जाता है तो इसका वैल्यू +5 आएगा। इसका वैल्यू मान लीजिए कि 100 आ जाता है तो इसका वैल्यू -100 होगा। ठीक है, यानी ऐसा होगा कि डेल इज इक्वल टू -डेल 1 होगा। ठीक है, अब वो चेंजिंग किस तरह से कर रहे हैं वो दिखा देते हैं आपको। अभी मान लीजिए कि हमें R1 इंटरचेंज R2 करना है, मतलब R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। R2 की जगह पे R1 लिख देना है, R1 की जगह पे R2 लिख देना है। तो यहाँ आप लिखेंगे B1 B2 B3, यहाँ A1 A2 A3 C1 C2 C3। ऐसा आप करते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, वैल्यू तो सेम होंगे लेकिन नेगेटिव होगा, इनमें से एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप रो में ही चेंजिंग करें, कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो कॉलम में भी चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और मान लेते हैं डेल 2 है
और इसके कॉलम में हम चेंज करने वाले हैं C1 इंटरचेंज C3 करने वाले हैं। अब की बार 1 को 3 से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं 1 2 ही कोई चेंज करें। तो A1 C1 जो ये C1 कॉलम है इसको C3 की जगह पे रख देना है, C3 कॉलम को उठा के C1 की जगह पे रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा A3 B3 और C3। ये तो ऐसे ही रहेगा A2 B2 C2। यहाँ हो जाएगा A1 B1 और A1 B1 C1 नहीं, हाँ A1 B1 और C1, A1 B1 और C1, A1 B1 C1 होगा। तो ऐसा होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू माइनस डेल टू, ऐसा कह सकते हैं। मतलब आप रो में भी चेंजिंग कर सकते हैं और कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर रो में चेंजिंग करते हैं फिर भी वो नेगेटिव के बराबर होगा, और कॉलम में चेंजिंग करते हैं तो फिर भी वो नेगेटिव के बराबर होगा। इन्हें रो और कॉलम दोनों में चेंजिंग कर लेते हैं। अब इसमें हम एडवांस आपको ये बता दे रहे हैं कि आप लगातार 2 रो को चेंज कर देते हैं तो फिर वो अपने पुनः मूल डिटर्मिनेंट के वैल्यू को प्राप्त कर जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि आप R1 को R2 के साथ चेंज कर रहे हैं और R2 को R3 के साथ चेंज कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब R1 की जगह पे आप R2 को ले जाकर रख रहे हैं, ठीक है, और R2 को कहाँ ले जाकर रख रहे हैं, R1 को कहाँ लिख रहे हैं R2 पे, और फिर पुनः जो है ये R2 अब बन गया है, R2 को फिर R3 की जगह पे R3 को R2 की जगह, यानी 2 बार इंटरचेंजिंग कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका वैल्यू फिर उतना ही लौट आएगा, ठीक है। तो 2 बार चेंजिंग करके आप उस निगेटिव से भी निजात पा सकते हैं, ठीक है, यानी वहाँ नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अगले वीडियो में हम इसको किसी न्यूमरेट पे या किसी नंबर पे करके दिखाएंगे, जैसा कि हम करते आए हैं, है ना। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं कि अगर कहीं रो को कॉलम किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज किया जाए तो क्या होगा, रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए तो क्या होगा। अब तक हम ये 2 प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। अब अगला प्रॉपर्टी हम सीखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के सारे करस्पॉन्डिंग, किसी 2 कॉलम या किसी 2 रो के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ A B C है और यहाँ D E F और यहाँ H I J, ऐसे करके इनके एलिमेंट हैं, इनके एंट्रीज ऐसे हैं A B C D E F G H I J K। अगर मान लीजिए कि यहाँ A B C है और यहाँ भी A B C है, A B C करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, A A B B C C, दोनों ही कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे देन, यहाँ इफ लिख लेंगे, देन डेल इज इक्वल टू 0, मतलब उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर ऐसा होता A B C, यहाँ हो जाता, ये मान लीजिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें पहला रो है A1 B1 C1, दूसरा रो है A2 B2 C2 और तीसरा रो A1 B1 C1 है। आप ये देख रहे हैं पहला रो और तीसरा रो इक्वल है, तो 2 रो इसमें इक्वल होने की वजह से, और उनके करस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं है कि यहाँ A1 हो और यहाँ A1 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं R1 और R3 के, R1 और R3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे देन डेल इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इफ देन। तो हमने रो और कॉलम पे समझा दिया आपको कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो और 2 कॉलम आपस में इक्वल हों तो फिर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और ध्यान रहे कि वो 2 रो और दोनों ही कॉलमों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, संगत अवयव बराबर होना चाहिए, तो संगत अवयव बराबर हैं तो फिर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अभी हम चलते चौथे प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी अगर 4 की बात करें तो 4th प्रॉपर्टी में ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्रीज हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 ऐसे हैं, और इसमें आपने किसी भी रो या किसी भी एक रो या एक कॉलम से आपने किसी स्केलर का मल्टीप्लाई, K का मल्टीप्लाई मान लीजिए कर लिया, किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, या जिस भी राशि का आपने जिस भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई किया, R1 से मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया और चेंज कर दिया R1 को K R1 में, तो इसकी वजह से जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा K A1 K B1 और K C1 ऐसा बनेगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा B2 अभी A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब इन दोनों पे क्या, इन दोनों के वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो जो डेल 1 होगा, अब तो ये बड़ा हो गया ना क्योंकि K से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो डेल 1 को इधर रख लेंगे, डेल 1 इज इक्वल टू K इंटू डेल, मतलब वो
जिस भी मैट्रिक्स में ऐसा जिस भी डिटर्मिनेंट में ऐसा किया गया है उस डिटर्मिनेंट के उतने गुना हो जाता है जितने से आपने किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ हमने जो कि के से मल्टीप्लाई किया है तो के गुना हो गया, ये इस डिटर्मिनेंट का के गुना करेंगे तब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। जैसे इसको अंकों पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इसका आपने वैल्यू निकाला 18, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने, किसी रो में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अभी जो इसका वैल्यू होगा del1 का जो वैल्यू होगा वो 36 होगा। मतलब इसके वैल्यू के दुगुना हो जाएगा, जितने से आप मल्टीप्लाई करते हो उतना गुना हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते 2 गुना हो जाता है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 गुना हो जाएगा, -3 गुना हो जाएगा, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उतने गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, और उसको सांकेतिक भाषा में इस तरह से दिखाते हैं। अब ऐसे अगर दिखाएं भी तो ये डेल का वैल्यू है और ये del1 का वैल्यू, अगर इन दोनों को बराबर दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 36 हो। अभी आपको क्या दिखा लेंगे, del1 = 2 del, ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि R1 में ही करेंगे, R2 में भी कर सकते हैं, R3 में भी, और वो C1 C2 C3 में भी कर सकते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार का है कि उसके किसी एक रो या फिर एक किसी कॉलम में भी ऐसा हो सकता है, उसमें 2 पदों के रूप में हो, उसकी प्रत्येक एंट्री उस रो या उस कॉलम की पदों के रूप में हो, टर्म्स के रूप में हो, 2 टर्म्स 3 टर्म्स जितने भी टर्म्स हो। तो अभी हम 2 टर्म्स को ही लेके देख रहे हैं। ऐसा 2 टर्म्स में हो तो हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में, 2 डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ इसको अगर हम तोड़े तो लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया, प्लस λ1 λ2 λ3, और फिर वही एलिमेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको हमने 2 मैट्रिक्स के सम के 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हमने शो कर लिया। ये अभी भी इसी के बराबर होगा, है ना। मतलब ये डेल मैट्रिक्स डेल डिटर्मिनेंट कोई है, उस डेल डिटर्मिनेंट को जो कि 2 पदों में है तो उसको हम यहाँ 2 डिटर्मिनेंट के रूप में के सम के रूप में दिखा लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए सब जगह माइनस है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ हम सम नहीं लिखेंगे, माइनस लिख देंगे। सम भी लिख सकते हैं, यहाँ हम λ1 λ2 λ3 के पहले माइनस लिख देंगे और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, सम भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसमें ये इस एलिमेंट में ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और इस जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। नहीं भी है तो भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब सारे एलिमेंटों के साथ नहीं हो तो भी हम ये वाला टेक्निक यूज करके और यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बेसिक बताया कि पहले सब में हो तो क्या करेंगे, और उसके बाद मैंने बताया कि किसी एक में ना भी हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं, केवल वहाँ प्लस करके 0 कर दीजिए या माइनस करके 0 कर दीजिए। अब प्लस 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इस तरह के एलिमेंट या कभी ऐसा हो जाता है। अब ऐसा होगा नहीं कि आपको इस तरह से मिल ही जाए, आपको बनाना भी पड़ सकता है। जैसे एक डिटर्मिनेंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए del = 6 2 5 है, और यहाँ 3 1 3 है, और यहाँ 1 -1 3 है। अब मान लीजिए इसको 2 डिटर्मिनेंट के रूप में आपको ब्रेक करना है, तो आप सबसे पहले तो इसके किसी एक रो को आप मनचाहा रूप दे सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि ये 6 है तो इसको 3 + 3 लिख दीजिए, इसको 1 + 1 लिख दीजिए, और इसको 2 + कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। 3 3 6 होगा, 1 1 2 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 3 1 3 और 1 -1 3, ऐसा लिख सकते हैं। अभी आपको इस तरह का रूप मिल गया, तो आप चाहें तो तोड़ के भी बना सकते हैं। अभी आप यहाँ लिख सकते हैं 3 1 2 और 3 1 3 1 -1 3, ऐसा कर लिए, और प्लस सेकंड एलिमेंट लिख, सेकंड जो उसका टर्म है उसके साथ लिख देंगे 3 1 3 3 1 3 1 -1 3, ऐसा आपने कर लिया। इसको 2 रूपों में कर लिया। अभी यहाँ हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इस रो के बराबर इस रो में, मतलब सेकंड रो के बराबर या सेकंड रो के एलिमेंट तो जैसा ही हम फर्स्ट रो में भी बनाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ 3 1 3 3 1 3, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका डिटर्मिनेंट पहले की अपेक्षा थोड़ा हल्का हो गया, मतलब नंबर्स उसमें छोटे हो गए। अब यहाँ कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस उद्देश्य से, मतलब बिना किसी उद्देश्य के तो कोई कुछ काम करता ही नहीं है, तो हम यहाँ मैथमेटिक्स में बिना उद्देश्य के कैसे कर सकते हैं, ये तो पूरी तरह से प्री प्लान्ड होता है। तो इसलिए इस तरह का भी आप काम कर सकते हैं। आप उसको तोड़ करके, तोड़ने वाला हो तोड़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। और कैसे तोड़ना है वो क्वेश्चन के कंडीशन पे डिपेंड करता है, आगे हम चर्चा करते रहेंगे ऐसा क्यों करते हैं। तो ये 5th प्रॉपर्टी हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ाते हैं।
कोई डिटर्मिनेंट डेल है, इसके एलिमेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हैं। अगर हम इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, अभी मान लीजिए कि रो R2 को हमें चेंज करना है और R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 में ऐड कर रहे हैं R3 को और किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करा के, मतलब किसी गुणज से, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करा के, और ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा इस प्रोसेस के बाद वो क्या होगा, A1 A2 A3 तो रहेगा ही। अभी हमें R2 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज किस तरह का हो रहा है कि R2 का एलिमेंट तो रहेगा ही, साथ में R2 के संगत एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में किसी K से मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड कर देना है। तो अभी ये नया एलिमेंट बन गया R2 का। R2 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 के किसी भी एक एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं कहेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में मान लीजिए B1 है तो B1 को रखेंगे ही, उसके आगे क्या करेंगे, K से C1 में मल्टीप्लाई करके और B1 में ऐड कर देंगे। तो ये अभी नया एंट्री बन गया R2 का, यह नया एलिमेंट बना R2 का। तो अभी यहाँ अगले वाले में भी ऐसे ही करेंगे, B2 प्लस KC2, अब इसको थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, यहाँ A2 लिख लीजिए और यहाँ A3 लिख लीजिए, और यहाँ होगा B3 प्लस KC3 और यहाँ C1 C2 C3। अगर ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा प्रोसेस हम पीछे भी कर चुके हैं मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ उसका क्या असर पड़ेगा डिटर्मिनेंट पे वो हम जानते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो डेल और डेल 1 दोनों के ही वैल्यू सेम होंगे, दोनों के ही वैल्यू सेम होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों के वैल्यू सेम? तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। अगर इसको आगे हल करें तो हम लिखेंगे डेल 1 इज इक्वल टू, इसको दो मैट्रिक्स के रूप में हम तोड़ सकते हैं। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने यूज किया हुआ है, ये पांचवा प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है। उस प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर योग के रूप में हो तो उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ A1 A2 A3 हो गया, और यहाँ B1 B2 B3 हो गया, और यहाँ C1 C2 C3 हो गया। हम यहाँ यूज कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, पाँचवा गुणधर्म यूज कर रहे हैं। और अभी आप ऐसे ही फिर लिख लें इसको A1 A2 A3, और जो R2 है उसमें एक पद तो आपने इसमें दे दिया हुआ है, तो दूसरा वाला पद दूसरे डिटर्मिनेंट में देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा KC1 KC2 और KC3, और आगे जो है C1 C2 C3, ऐसा कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 है। अभी आप K को अगर कॉमन कर लें, बाहर की तरफ कर लें, तो यहाँ C1 C2 C3 हो जाएगा, यहाँ भी C1 C2 C3, दो रो इक्वल हो गए, दो रो इक्वल हो गए, तो इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर बचा ना यही एलिमेंट, मतलब वही डिटर्मिनेंट बचा जो डेल का था। अभी आप देख रहे हैं कि डेल और डेल 1 इक्वल हो रहे हैं इसके 0 हो जाने के बाद, है ना। तो यहाँ हम एक और उसमें जोड़ना चाहेंगे, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था K से मल्टीप्लाई करने का, किसी भी रो किसी भी कॉलम से। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक रो या किसी दो रो या किसी दो कॉलम के एलिमेंट आपस में इक्वल हों तो हम ये कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो हम ऐसा ये कहेंगे, अभी एक और ऐड कर लेंगे उसमें, कि अगर वो अनुपातिक रूप से बराबर हों, मतलब गुणना भी हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 और 3 5 8 हो, और यहाँ 6 हो जाए, 10 हो जाए, 16 हो जाए। आप ये देख रहे हैं अनुपातिक रूप से बराबर है। 3 दूनी 6, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब अनुपातिक रूप से इक्वल है। 5 और 5 2 जा 10, इसमें 2 × 5 हो रहा है, 8 2 8 जा 16, है ना। तो अनुपातिक रूप से भी बराबर हों अगर दो कोई रो, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक फोर्थ प्रॉपर्टी में आप ये भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ हमने वो देखा और उस चीज़ का यूज किया। तो यहाँ के को, और अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो आप वो पर्टिकुलर नंबर जो सब में है उसको कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, और बाहर करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही रो या दोनों ही जो कॉलम होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर यही डिटर्मिनेंट बचा जो मूल डिटर्मिनेंट लिया गया था, है ना। तो इस कंडीशन में ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों ही इक्वल होते हैं। आप किसी भी रो को चेंज करते हैं, उस रो के साथ किसी दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं और तब चेंज करते हैं, तो उसका वैल्यू उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता है, डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारे 6 प्रॉपर्टीज़ थे। इन 6 प्रॉपर्टीज़ को 2-3 बार आप चाहें तो, एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एबल हो जाएँ अगले वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम जो भी करेंगे इन 6 ही प्रॉपर्टीज़ के बीच में रखे करेंगे, है ना। उस पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन 6 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इस वीडियो के कंटेंट अगर अच्छी तरह से समझ में आएंगे, तभी जाके अगले वीडियो में जो हम सॉल्व करेंगे वो समझ में आएगा। तो
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।